हेलो दोस्तों, वेट अंश नमस्कार। मैं दीवांशी आपको बताना चाहूँगा कि हमें पता चला था कि एडवांस लिस्ट में सिंगला साहब वाले केस का नाम है। अब उसकी वीकली लिस्ट निकलेगी। अभी तक 4:40 पर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मैंने इससे कुछ पहले देखा था कि अभी तक वीकली लिस्ट नहीं निकली है, और वीकली लिस्ट के आधार पर फिर आपकी डेली लिस्ट निकलेगी। उसमें पता चलेगा कि सिंगला केस की स्थिति क्या है, किस नंबर पर है, पार्ट हर्ड है तो क्या कोई स्पेशल बेंच बनी है या नहीं बनी है, और उसी के इंतजार में हम बैठे हुए हैं। हमने सोचा हमने बैंक पेंशन अपडेशन बहुत कुछ बता दिया, हर तरह से उसका इंटरप्रिटेशन किया, चाहे लिटरल देख लीजिए, लिबरल देख लीजिए, हार्मोनियस देख लीजिए, हर तरह से बैंक पेंशन अपडेशन बनता है, हमारा रेगुलेशन है। और उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, हम कमेंट भी पढ़ते हैं। 90% लोगों के जो कमेंट हैं बेहद ऑप्टिमिस्टिक और मोटिवेटिंग और एनकरेजिंग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसिमिस्टिक टाइप के हैं, इन निराशावादी। अब भाई अपडेशन होगा या नहीं होगा ये तो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हमें अपना संघर्ष तो नहीं छोड़ना चाहिए। हम संघर्षरत हैं। कुछ ऐसे भी हैं डिस्करेजिंग एलिमेंट्स, निराशावादी। वो सिर्फ हिम्मत तोड़ते हैं। करना धरना कुछ नहीं है, हिम्मत तोड़ना है, कमेंट आके चल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और काफी बड़ी मात्रा में ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। उनका भी अपना सच है। सुख से भरा, दुख से भरा, आंधी तूफान से भरा, गर्मी सर्दी से भरा, आशा निराशा, सारे भाव जितने भी हैं वो सब उनके कमेंट्स में झलक जाते हैं। और एक दो आदमी, परसेंटेज में एक दो आदमी ऐसे भी हैं, उनके जब हम कमेंट पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आखिरकार इनकी परवरिश का फर्क है या इनकी संगत का फर्क है। नाम नहीं लूंगा मैं, अपना अपना हिसाब है, आदमी अपने हिसाब चलता है, ऐसे ही कर चलते हैं जैसे चलते रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो कमेंट्स की दुनिया है, मुझे एक चीज की सांत्वना है, आज तक एक भी व्यक्ति ने जो जानकार है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ एंगर, सेल्फिशनेस, कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक भी व्यक्ति ने यह कहा कि मैं शायद किसी को मिसगाइड कर रहा हूं। बहुत स्टडी किया, जितना मैंने लीगल इंटरप्रिटेशन करके यहाँ डाला चीज़ों को, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। और छोटे मोटे काम से काम नहीं चलता, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, एक्ट देखने पड़ते हैं, सेक्शन देखने पड़ते हैं, सब सेक्शन देखने पड़ते हैं, उसने क्या क्या वो देखना पड़ता है, तीसरा उसने देखना पड़ता है, और तब कहीं आपके पास वो हम लेकर के आते हैं। अब बहुत कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं। आईबीए को स्टेट मान लेना ही अपने आप में एक घटनाक्रम है, लेकिन एक घटनाक्रम जो हुआ है, वेंकटाचलम ने कहा कि जब ये मेडिकल इंश्योरेंस लिया जाए तो उसको इंटरनेट पे ब्रॉडकास्ट किया जाए, यानी उसका विजुअल दिखाई जाए उसके। और जो खंडेलवाल कमेटी ने जो पैसा दिया 2010 में, उसके आधार पर 2012 का जो लेटर निकला डीएवएस का, उसके अनुसार पेंशनर्स का मेडिकल बैंक करे। ये बड़ा परिवर्तन था यार, ये कैसे हो गया? ऐसा कहा, मेरे को बताया किसी ने, वेंकटाचलम ने कहा। और फिर नोवो और एनओडब्ल्यू आर्य साहब लेकर के जाके मिलते हैं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से। हमने सोचा वो हमारे पेंशन अपडेशन के लिए गए होंगे, लेकिन उनका अपना ही खुद कोई मतलब था जिस काम के लिए गए थे। हालांकि उन्होंने पेंशन अपडेशन आरबीआई लाइन पे कह करके वहाँ लेटर दिया था। इन दोनों का तालमेल, और एक लेटर और निकाला डीएफएस के लेटर के परिप्रेक्ष्य में, वेंकटाचलम ने, रूपम रॉय ने और एल चंद्रशेखर ने। इन सब चीजों का जब संयुक्त अध्ययन किया गया तो पता चला कि इनके नीचे से जमीन खिसक रही है।
इसलिए आज बैंकटाचलम 2012 14 साल के बाद कहता है कि पेंशनर्स का मेडिकल का खर्चा, मेडिकल इंश्योरेंस खर्चा बैंक को उठाना चाहिए। नोवो और एनओबीडब्ल्यू बैंक पेंशन अपडेशन की बात करते हैं जाकर के वहाँ पे आर्य साहब के पास जाकर के, क्योंकि उनकी भी जमीन खिसक चुकी है। वो नीगोशिएटिंग यूनियन या काउंसिल नहीं हो सकती, और हो तो ये भी नहीं सकते। यानी अब यूएफबी में फूट पड़ने वाली है, और ऐसी फूट पड़ेगी कि आप देखते जाना क्या होता है। क्योंकि इनके जो संगठन बने हुए हैं रजिस्टर्ड तो हैं, ये रिकॉग्नाइज नहीं है। रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज दोनों में फर्क है। रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रार के यहाँ पर ट्रेड यूनियन एक्ट के अनुसार उनकी जो भी फॉर्मेलिटी होती है पूरा कर देंगे, आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। लेकिन रिकॉग्नाइज नए कोड के अनुसार, यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अनुसार, एम्प्लॉयर यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। उसकी कुछ शर्तें सेक्शन 14 में दे रखी हैं, जो मैंने आपको बता दी हैं। और ये केवल और केवल जो इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो बातें होंगी सर्विंग एम्प्लॉइज और सर्विंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में होगी। ये जो बैठ गए ना जाकर के दलाल, रिटायरीज, इनको सन्ट आउट किया जाएगा। बड़ी ही तरीके से भारत सरकार ने इनको निकाल दिया और संसद से कानून पास कराया, और उस कानून ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 खत्म कर दिए, और ये कोड आ गया। और इस कोड में केवल और केवल वर्किंग जो पर्सनल हैं, चाहे ऑफिसर्स हैं और चाहे अपने एम्प्लॉयज हैं, यही मिलकर के बात करेंगे। अब सवाल ये उठेगा कि 51% होगा किसका, कि हर बैंक के पास जो सर्विंग हैं उनकी एम्प्लॉयज की अलग यूनियन है और दूसरों की अलग यूनियन, तो क्या दोनों मिल जाएंगे? क्या यानी कोई नई यूनियन का उद्भव होगा? ये देखने वाली बात है। तो सीधी सी बात है, दोनों ही मिलेंगे, एम्प्लॉय मिल जाएंगे, ऑफिसर मिल जाएंगे, और बन जाएगी उनकी नीगोशिएटिंग काउंसिल। अब नीगोशिएटिंग काउंसिल जो होगी, बातचीत जो करेगी एम्प्लॉयर से, वो तो ये करेंगे, यूएफबी तो नहीं करेगा। और एम्प्लॉयर्स अपनी ओर से आईबीए को काम देते हैं नहीं देते हैं, वो एक अलग बात है। अब मेरे ख्याल में एक्ट में, इस कोड में ऐसी कुछ संभावना है कि आप आईबीए को अपना काम दे सकते हो। अब ऐसा खुलकर तो कुछ भी नहीं है, एक्सप्रेस तो कुछ भी नहीं है, एम्प्लॉयड भी नहीं है। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट खत्म हो चुका, जहाँ कलेक्टिव बार्गेनिंग हुआ करती थी। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे होगी? तो कलेक्टिव बार्गेनिंग बैंक के अंतर्गत ही होगी या सारे बैंक मिलकर के होगी, ये तो समय बताएगा। इन चीज़ों से घबराए हुए थे दलाल, और इन दलालों की घबराहट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके पास जो पैसा पड़ा हुआ है, इनको रात और दिन नींद नहीं आ रही होगी कि भाई हमारा नीगोशिएटिंग का जब वो पद ही छीन लिया जाएगा तो हमारे पास इनकम कहाँ से होगी, और फिर काम क्या रहेगा इनका। अब सवाल ये उठता है कि जो रिटायरीज हैं वो कहाँ जाएंगे? क्या ये नीगोशिएटिंग काउंसिल या यूनियन जो बनेगी, क्या रिटायरीज के मुद्दे भी लेगी, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही रिटायरीज के मुद्दे को सुलझाएगा? अब इनके पास तो जा नहीं सकता, क्योंकि नीगोशिएशन के क्षेत्र में ही नहीं है। वो तो पहले 2015 में निकाल के बैठे। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन चुकी है कि रिटायरीज के मुद्दे कौन सुलझाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जिस बैंक के रिटायरीज है वो बैंक का बोर्ड भी सुलझाएगा। तो क्या इनसे रिटायरीज का मुद्दा छीन लिया जाएगा या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो रिटायरी यूनियन से बात करेंगे? और फिर रिटायरी यूनियन में किससे बात की जाएगी? वो तो स्वाभाविक सी बात है, अपनी कर्मचारी हैं, अपने पेंशन उससे बात करेंगे, दूसरों से बात क्यों करेंगे? अब ये क्लियर होना है, थोड़ा ये क्लियर नहीं है कुछ भी, ये सब कुछ उलझा हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि जो घबराहट बैंकटाचलम, रूपम रॉय, एल चंद्रशेखर के लेटर में दिखाई दे रही थी, उससे तो यही पता लगता है कि इनके पैरों की जमीन खिसक चुकी है और ये कहीं के नहीं रहे हैं। थोड़े बादल छटे दीजिए, क्योंकि एक्ट तो वो पास होगा जो संसद ने पास किया है। इंडस्ट्रियल
रिलेशन कोड 2020। अब इधर उधर की इफ और बट नहीं है, ये नंबर 2025 से लागू है। तो क्या भारत सरकार ने या डीएफएस ने एक लेटर निकाला था कि जल्दी से जल्दी आप बेस सेटलमेंट करो। आईबीओ कहा, यूनियन कहा, ऐसा लेटर कभी आया नहीं। तो क्या 2025 में जो इनका कोड लागू हो गया था उसने इनको प्रेस किया? अब ये तो निश्चित है कि जितने भी रेजिडेंट्स पीछे पड़े हुए थे, मुद्दा जिनके भी थे, वो सारे साइड में हो गए। इंडस्ट्रियल रिलेशन, अब सवाल ये उठता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन है क्या? भाई इंडस्ट्री में काम करने वाले, और उसका नाम दिया गया है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। इसे एक बैंक जो है, पूरी बैंक शाखा नहीं, बैंक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है। इसका जो एम्प्लॉयर होगा, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की जितनी भी शाखा हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है। इसमें जितनी भी शाखाएं हैं वो सारी इसके अंतर्गत आती हैं। इन शाखाओं से सबसे मेंबर बनेंगे और इनकी यूनियन बनेगी, तो यही मैनेजमेंट से बात करेंगे और केवल वर्किंग, क्योंकि अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए, बैंक चलने के लिए उन लोगों की जरूरत है जो वहाँ काम कर रहे हैं। जो निकल के आगे वहाँ से, उनका तो लेना देना क्या है, उनके तो अपने बेनिफिट्स हैं, सुपर एन्युएशन बेनिफिट्स हैं, दूसरे बेनिफिट्स उनको मिलेंगे, मिलते रहेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, अभी मैंने ये वीडियो बनाया है, और हो सकता है यदि वीकली लिस्ट आ जाती है तो इससे पहले आपकी वीकली लिस्ट आ जाएगी, उसका वीडियो डालूंगा। नहीं आएगी उसको मैं बाद में डालूंगा, दूसरे दिन आती है, हो सकता है आज आ जाए। उसी के इंतजार में बैठे हुए हैं, उसको स्टडी करके हम आपको बताएंगे। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।